बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था मॉडल पेपर का। क्वेश्चन नंबर 6 जो है MCQ नंबर 6 जो है वो अटैम्प्ट कर रहे हैं। अब इसमें देखें, दिखाई दे रहा है बेटे सबको? इसको थोड़ा और ना बढ़ा करें। चलें। स्टेटमेंट सुने भाई, उठा के रखो। A statement calculates an average of 5 integer। एक स्टेटमेंट है जो कि C लैंग्वेज में लिखी गई है, और वो स्टेटमेंट क्या कैलकुलेट कर रही है? एवरेज कैलकुलेट। एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कोई सम होगा डिवाइडेड बाय। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक स्टेटमेंट कुछ वैल्यूज को सम अप कर रही हो और फिर उसे डिवाइड किया जा रहा हो किसी नंबर से और कैलकुलेट किया जा रहा हो एवरेज, तो इट मीन्स वी आर डूइंग प्रोसेसिंग हियर। क्या कर रहे हैं? प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग करने का मतलब क्या है कि 5 इंटीजर अच्छा बेटे, तो आप देखिए फ्लो चार्ट में हम एवरेज के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? प्रोसेसिंग सिंबल यूज होगा। और प्रोसेसिंग सिंबल जो होता है, प्रोसेसिंग सिंबल जो होता है वो होता है कौन सा वाला भाई? रेक्टेंगुलर। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब आ गया हूँ क्लास ले लूँ। तो क्लास लेने के बाद वहाँ पहुँचेंगे तो एक आखिरी रिजल्ट रह गया, वो निकालते ही फिर आप लोगों का काम। ठीक है ना? मैं बस आऊँगा तो हो जाएगा यार, कर लेंगे आज। चलो अल्लाह। अच्छा, ये कौन सा सिंबल आएगा? ये वाला सिंबल आएगा। अच्छा, अगर ये कहता है द स्टेटमेंट विच कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, या अब अगर वो इनपुट कहता है तो फिर आप क्या लिखते हैं? इनपुट सिंबल लिखते हैं। इनपुट सिंबल कैसा होता है? ये वाला सिंबल। और आउटपुट के लिए भी, दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कौन सा? पैरेललोग्राम। डिसीजन सिंबल जो होता है, अब यहाँ पे ये कहता है कि स्टेटमेंट विच डिसाइड के वेदर द नंबर इज ग्रेटर और लेस देन 0, तो ऐसी सूरत में फिर आपको क्या लिखना होता है? डायमंड लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा प्रोसेस। अगला देखें, ये कह रहा है द सी प्रोग्रामिंग अलाउ अ प्रोग्रामर टू रन। सी प्रोग्रामिंग जो है, जो सी के अंदर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, उसका जो कंपाइलर है वो आपको अलाउ करता है अ प्रोग्राम टू रन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वन विच इट वाज क्रिएटेड। यानी कि एक सिस्टम के ऊपर आपने प्रोग्राम बनाया। मेरे सिस्टम पे मेरे पास से विंडोज 7, आपके घर में इंस्टॉल्ड है विंडोज 11। अब मेरे पास जो प्रोग्राम बना है उसको जब मैं कंपाइल करके एक्जी फाइल बनाऊंगा, अगर उस फाइल को आप अपने सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। नहीं होगी, वो एग्जीक्यूट, यानी कि वो मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम की डिपेंडेंसी पे नहीं होता। दोबारा समझिए क्या कह रहा हूं। यानी कि मशीन जो है आपके पास, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बने हुए सी के प्रोग्राम को किसी भी दूसरे सिस्टम के ऊपर क्या कर सकती है? एग्जीक्यूट कर सकती है। ओपन नहीं, उसको एग्जीक्यूट कर पाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि मशीन से और ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट हो गया। जब कोई चीज मशीन से इंडिपेंडेंट हो गया तो मेरे पास बना हुआ प्रोग्राम मैं ले जाके तुम्हारे पास इंस्टॉल कर सकता हूँ और एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। मेरे पास बना हुआ प्रोग्राम किसी भी सिस्टम के ऊपर मैं लेके जाके एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट आता है, ये किसका होता है? ये पोर्टेबल का है कि आपकी लैंग्वेज जो है ना, उस पर बना हुआ प्रोग्राम पोर्टेबल होगा कि आप कहीं पर भी ले जाकर उसको इजीली क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब कहिए, नहीं समझिए, मैंने प्रोग्राम बनाया सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर जो फंक्शंस हैं वो सी लैंग्वेज के अपने इस्तेमाल हैं। जब वो कंपाइल करता है ना, तो कंपाइल करते हुए उस लैंग्वेज को देखते हुए जो फंक्शंस असाइन करता है वैल्यूज, वो फंक्शन ऐसे असाइन करता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो उसको एग्जीक्यूट कर जाए। वो फंक्शन विंडोज 11 के नहीं है, वो फंक्शन सी लैंग्वेजेस के फंक्शन जो कि कहीं पर भी क्या कर जाएंगे? एग्जीक्यूट कर जाएंगे।
तो इसमें अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज प्रोसीजरल लैंग्वेज कहलाती है, यानी कि उसमें इफ देन एल्स हो, फॉर लूपिंग सिस्टम हो, वो स्ट्रक्चर्ड। कंपाइलर बेस्ड तो है ही सी लैंग्वेज, मिडिल लैंग्वेज भी कहते हैं इसको कभी कभी। द प्रोग्राम, अब देखिए क्या लिख रहा है, अब प्रोग्राम आउटपुट, अगर एक प्रोग्राम में आउटपुट आ रहा है हेलो, सिर्फ क्या लिखा हुआ आ रहा है प्रोग्राम में, हेलो। अभी बताइए हेलो के लिए अगर मैं प्रोग्राम लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, पहले लिखूंगा मेन, मेन के बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा, फिर मैं लिखूंगा क्या, हेलो लिखना है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, printf, और इसमें क्या लिख दूंगा, हेलो, हेलो, डब्ल्यू नहीं आएगा भाई, ठीक है। ये हुआ क्लोज और यहाँ पे हमने एंड कर दिया इसको। अब यहाँ पे हैश इंक्लूड भी होगा। अब ये बताओ इस प्रोग्राम के अंदर कितने फंक्शंस यूज हो रहे हैं। हाँ भाई, मुझे कैसे पता लगेगा कि फंक्शन, बताइए printf को अगर मैं फंक्शन कहता हूँ तो मैं कैसे कहूँगा ये फंक्शन, नहीं, हाँ किसी हद तक नहीं। बताइए फंक्शन कैसे इंडिकेट करेंगे कि इट इज अ फंक्शन। फंक्शन इंडिकेट किया जाता है राउंड ब्रैकेट से। फंक्शन के आखिर में हमेशा क्या लगा होगा। अब यहाँ पे बताइए printf के अंदर भी तो ये राउंड ब्रैकेट्स आते हैं ना, तो इसका मतलब क्या, ये भी क्या होगा, फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, कितने फंक्शंस हुए इसमें, एक फंक्शन मेन हुआ और एक क्या हुआ, printf का ही है। एक फंक्शन तो होगा, हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन तो होगा, लेकिन अगर मैंने उसमें printf भी यूज कर लिया तो कितने फंक्शन यूज हो गए। तो अगर scanf आ गया तो कितने हो गए, 3। अगर मैंने उसके अंदर पावर फंक्शन यूज कर लिया तो कितने हो गए, 4। अगर मैंने clr scr फंक्शन यूज कर लिया तो कितने, 5। get ch 6। तो आप बनाते जाइए, डालते जाइए फंक्शन। समझ में आती है बात। तो इसमें कितने फंक्शंस हैं, 2। Which of the following option correct feature of machine language। बताइए इसमें से कौन सी चीज मशीन, जो मशीन लैंग्वेज होती है 0101 में जो लिखी हुई होती है, बताइए इसको क्या ट्रांसलेट होने की जरूरत होती है। वजह क्या, क्योंकि खुद ही ट्रांसलेटेड है, क्योंकि कंप्यूटर समझ जाता है। तो इसको रिक्वायर्ड ट्रांसलेटर गलत होगा मशीन के। इसके अलावा और कहीं लिखा है रिक्वायर्ड ट्रांसलेटर, ये भी गलत। अच्छा, कंसिस्ट ऑफ सिंबॉलिक कोड्स। 0101 जो है वो तो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं। सिंबॉलिक का मतलब क्या हो गया कि ABC लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है, इसमें सिंबॉलिक कोड्स नहीं होंगे। उसके अलावा और कहीं सिंबॉलिक कोड्स दिया, कंसिस्ट ऑफ सिंबॉलिक कोड्स, न्यूमेरिक भी नहीं है, सिर्फ कंसिस्ट ऑफ जीरोस एंड 1 होना चाहिए। देखिए कंसिस्ट ऑफ जीरोस एंड 1 सही है, डज नॉट रिक्वायर ट्रांसलेटर, ये भी ठीक है। और इज मशीन ओरिएंटेड, मशीन टू मशीन वेरिएट करती है यकीनन। मशीन का आर्किटेक्चर चेंज होगा तो 0101 भी क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये जो है इसका आंसर क्या होगा, वो सी। कंसिस्टेंट 0 and 1 ये सही है। इन ह्यूमन ओरिएंटेड गलत, डज नॉट रिक्वायर ट्रांसलेटर सही, ये 2 गलत हो गए। ह्यूमन ओरिएंटेड भी गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा इसका, सी। समझ गए। बाकी इसके अंदर अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज देखूं तो ये वाली हाई लेवल रिक्वायर्स अ ट्रांसलेटर हाई में होता है, सी लैंग्वेज होती है। अगर सी लैंग्वेज में ट्रांसलेटर होता है, यस सर। किस नाम का, इंटरप्रेटर या कंपाइलर, कंपाइलर। बेसिक में क्या होता है, इंटरप्रेटर। सी लैंग्वेज में क्या होता है, कंपाइलर। सिंबॉलिक कोड्स भी होते हैं उसके अंदर, सिंबल्स होते हैं, जैसे printf होता है, जैसे scanf हो गया, if हो गया, else हो गया, ये सारे सिंबल्स हैं। और ह्यूमन ओरिएंटेड बंदे ने बनाई है, इंसान ने बनाई है, इंसान ही समझ रहा होता है उसको, कंप्यूटर ट्रांसलेट करा के समझाता है। तो डी जो है ना वो हाई लेवल लैंग्वेजेस या सी लैंग्वेज के लोग। द प्रोग्राम फाइल नेम है उसका फर्स्ट प्रोग्राम, अगर उसे कंपाइल कर रहे हैं तो बताइए फर्स्ट प्रोग्राम जब कंपाइल होगा तो उसका सबसे पहले क्या चीज़ बनाई जाएगी, सीधे बैठिए हजरत। फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो जब तुम सेव करते हो, नहीं, वो सबसे पहले कौन सी फाइल में सेव होता है, नहीं, .c में। ये याद रखिएगा, .cpp या .c में सेव होता है।
जो बेसिक का प्रोग्राम तुम बनाते हो मेन वाला, वो प्रोग्राम डॉट सी के अंदर क्या होता है, पहले सेव होता है, या सीपीपी में सेव होता है या सी में। फिर जब तुम उसे एग्जीक्यूट करते हो तो उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है ओबीजे। जब तुम उसे कंपाइल करते हो तो कौन सी फाइल बनती है, ऑब्जेक्ट। और जब आप उसको फर्दर कंपाइल करते हैं तो कौन सी बनती है, दोबारा समझ ले, पहले सीपीपी बनती है, फिर हाफ वे एग्जीक्यूशन में ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, और जब उसे कंपाइल करते हैं तो आखिर में क्या बनती है, एक्सी फाइल। जो मैं कह रहा था ना एक्सी फाइल बन जाएगी, ये एक्सी फाइल तुम किसी भी सिस्टम पे चलाओगे, तुम किसी भी सिस्टम पे चलाओगे, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उस पर एग्जीक्यूट कर जाए। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा जी। द डाटा टाइप दैट शुड बी यूज्ड टू स्टोर होम एड्रेस। बताओ होम एड्रेस के अंदर अगर मैं सी चैनल 12 लिख रहा हूँ और अपने घर का नाम लिख रहा हूँ, तो बताइए इसमें नंबर्स भी हैं, वेरिएबल्स, कैरेक्टर्स भी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग तो नहीं हो सकता, फ्लोट भी नहीं, डबल भी नहीं, तो ये क्या होगा, 4। और ज़्यादा बेहतर है कि ये किस टाइप में होगा, स्ट्रिंग होगा, 4। फ्लोट में पॉइंट्स के अंदर नंबर, फ्लोट और डबल के अंदर क्या होगा, लॉन्ग होता है, इंटीजर लॉन्ग डबल कहलाता है। डबल का मतलब क्या हो गया कि और बड़ा नंबर है। डबल का सवाल ये आ सकता है कि देखिए एक जो फ्लोट होता है वो 4 बाइट पे होता है। अब मैंने अगर नंबर को इतना बड़ा दे दिया जो 4 बाइट से एक्सीड कर गया, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि फिर मैं वेरिएबल को खाली फ्लोट नहीं, डबल फ्लोट डिफाइन करूँ। समझ रहे हैं? सी लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। सी लैंग्वेज जो है वो मशीन तो नहीं हो सकती, असेंबली लैंग्वेज भी नहीं है। प्रोसीजरल क्यों है ये मैंने बताया था, क्योंकि इसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। इसके अंदर ये कंडीशनल स्टेटमेंट ही प्रोसीजरल कहलाती है। इसके अंदर कंडीशनल के अलावा और क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनमें सिर्फ ये अकेला लिख रहा है, या तो आप लोग बहुत ज़हीन है या ये बिल्कुल ही जाहिल गंवार है। क्यों? तो ये मैंने लानी थी, तो ये तो आपको पहले से सोचना चाहिए था। वो पेज ले ले, पेज के ऊपर लिख लें, किसी पेपर पे लिख लें। अच्छा, इसमें लूपिंग स्टेटमेंट भी, रिपीटेटिव स्टेटमेंट भी आ जाती हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये इसको कौन सी लैंग्वेज बना देती हैं, प्रोसीजरल। प्रोसीजरल आंसर। द प्रोसेस, हाँ बेटे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विजुअल सी है लैंग्वेज, उसमें ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं, अलग होता है। वो C++ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी नहीं है। अगर लिखा होता C++, तो वो ऑब्जेक्ट ऊप्स होती, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये आपने नहीं, हम जिसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ सी लैंग्वेज है। अच्छा भाई, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर, डीबगिंग। अब ये कोड दिया हुआ है, include stdio.h हैश include, फिर int main return 0, सेमीकोलन नहीं है, और printf यहाँ पे। तो भाई देखो, एक एरर ये आ गया, एक एरर ये आ गया। रिटर्न 0 अगर मेन से पहले इंट दे दिया है आपने, तो द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ योर प्रोग्राम शुड बी रिटर्न 0। अगर नहीं दिया है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर दिया है तो यू मस्ट हैव टू राइट, वरना गलत हो जाएगा। सही, तो यहाँ पे 2 एरर हमें दिखाई दे रहे हैं अभी फिलहाल। हैश इंक्लूड stdio.h ऐसे ही लिखते हैं। फॉर गेट ch, गेट ch का मतलब क्या होता है, गेट कैरेक्टर, यानी कि एक कैरेक्टर गेट करना है। गेट करने का मतलब क्या है, इनपुट ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं। इनपुट ले रहे हैं, यानी कि स्कैनफ ले रहे हैं, किससे, यूजर से। इट इज द टाइप ऑफ, देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन एक अलग चीज होती है जो यूजर खुद से बनाता है फंक्शन, तो ये तो प्री डिफाइंड नहीं है, तो उसमें conio.h में मौजूद होते हैं, तो यूजर डिफाइंड तो नहीं होता। हेडर फाइल गेट ch फंक्शन conio होती है, stdio होती है, conio, गलत हो गया।
द सी प्रोग्राम विल नॉट कंपाइल इन द एब्सेंस ऑफ गेट। बताइए कंपाइलेशन तो हो जाएगी, ये तो हम सिर्फ रोकने के लिए करते हैं। इफ प्रॉम्प्ट द यूजर, इट प्रॉम्प्ट्स द यूजर, यूजर से पूछता है टू प्रेस अ कैरेक्टर, के एक कैरेक्टर प्रेस करो, देन दैट कैरेक्टर विल नॉट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, तो वह प्रिंट भी नहीं होगा। आपने सी प्रेस किया ना, स्क्रीन पे लिखा हुआ नहीं नजर आएगा, सिर्फ वो इनपुट चला जाएगा। तो ये वाला जो है ये इसका बेस्ट ऑप्शन, समझ रहे हैं? सी को क्रॉस करने पे आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी। देखो देखो होता क्या, आपने स्कैनएफ लिखा, आपने क्या लिखा? स्कैनएफ, यहाँ पे लिखा %d और यहाँ पे वेरिएबल a दे दिया। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो स्क्रीन के ऊपर कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। आपने कर्सर के अंदर इनपुट दिया b, क्या दिया? जब आप प्रेस एंटर करेंगे तो एंटर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा और ये b लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, समझ रहे? b लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तुम्हें समझ में आ रही बात? मुश्किल तो नहीं है, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और जो भी इनपुट दिया होगा b वो वेरिएबल a में चला जाएगा। अच्छा, अगर मैं लिखूं गेट ch, इसके अंदर यहां कोई चीज नहीं लिखी जाती। गेट ch एक ऐसा फंक्शन है जो यूजर से इनपुट ले लेगा और लेने के बाद उस इनपुट को रिटर्न करेगा। मैं अगर उस रिटर्निंग वैल्यू को वेरिएबल a में डाल दूं तो बताइए वही काम हो जाएगा ना? Yes, sir. जो पहले यूजर कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा गेट ch की वजह से, है भाई? अब जैसे ही आप यहाँ पे b लिख के एंटर करेंगे ना, तो ये एंटर करने के बाद जब कर्सर यहाँ पहुंचेगा तो जो तुमने b लिखा था वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। जैसे ही एंटर करोगे वो उस लेटर को स्क्रीन पे एको नहीं करेगा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जीक्यूट करके b चला गया लेकिन ऊपर वाली लाइन पे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा होगा। तुम्हें समझ में आ रही बात? जैसे स्कैनर में जब तुम एंटर करते हो तो जो इनपुट दिया था वो देख सकते हो ना, इसके अंदर वो इनपुट आपको नजर नहीं आ रहा, समझे? ये गेट ch की वजह से ऐसा नहीं। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये चीज समझ में आई? इसका मतलब क्या है? इट प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू प्रेस अ कैरेक्टर एंड द कैरेक्टर विल नॉट प्रिंटेड ऑन टू द स्क्रीन। तो ये तो सही हुआ। एनी सी प्रोग्राम विल नॉट कंपाइल अंडर द, बताइए अगर मैं एक प्रोग्राम बनाऊं, अभी मैंने ऊपर होम का प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हेलो लिखा हुआ आ रहा था, उसमें गेट ch लिखा था नहीं? तो गेट ch पहले के जमाने में इस्तेमाल होता था, अब यूज नहीं, समझ रहे? वो उस वक्त यूज होता था जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होने के बाद रुकता नहीं था, एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाता था। तो हमें प्रोग्राम को वक्ती तौर पे रोकने के लिए एक गेट ch कैरेक्टर देते थे कि जब तक यूजर एंटर ना प्रेस करते। लेकिन अब आप जब एग्जीक्यूट करते तो वो खुद ब खुद क्या हो जाता है? कुछ देर के लिए स्टिल होता है। जब आप एंटर प्रेस करते हैं गेट ch उसने ऑलरेडी उसमें एम्बेड किया हुआ, पहले हमें खुद से डालना पड़ता है। नहीं, अभी आज के जो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम जो हैं उसमें क्या गेट ch के बगैर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाता? हो जाता है। वो तो जो सी लैंग्वेज थी पुरानी वाली उसमें भी हो जाता था, डिस्प्ले नहीं होता था। मसलन मैंने इनपुट दिया 3 और 4, सब क्या आया? वो डिस्प्ले भी हो गया और डिस्प्ले होने के बाद गायब भी हो गया। प्रोसेस तो हो गया ना, एग्जीक्यूट हुआ ना। एग्जीक्यूशन के बाद डिस्प्ले का टाइम कम था, तुम्हें नजर नहीं आया। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ गेट ch के बगैर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं? प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ लेकिन मुझे दिखाई नहीं। नहीं, आप ये कह रहे हैं, ये इस वजह से गलत होगा कि कह रहे हैं सी का कोई भी प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो सकता जब तक उसमें, तो गलत है ना? ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये रॉन्ग है ना? गधे हो तुम। गेट ch के वो हेडर फाइल कौन थी? कौन आई? गेट ch से हेडर फाइल। हाँ, कौन आई? conio.h stdio उसकी होती है, इसकी कौन आई होती है? गेट ch का सर एक भी कराइएगा प्रोग्राम। चलें देखिए, बताइए भाई, ये दिया हुआ है, ये भी वैसे ही प्रोग्राम है, याद हो आप लोगों को? हम देखिए x और y इंटीजर लिए और z फ्लोट है। अब बताइए x इंटीजर है और y भी इंटीजर है, जब 3.2 डालूंगा तो ये 2 खत्म हो जाएगा, खाली क्या जाएगा x में? इसी तरह ये भी खत्म हो जाएगा, क्या जाएगा? 3। और z में ये डालूंगा तो z में क्या होगा? 3.2 आ जाएगा पूरा। अब ये देखो प्रिंट क्या करा रहे हैं हम, 3 + 3 + 3 तो 9.2।
जब इधर प्लेस करोगे तो आंसर क्या आएगा 9.2 पॉइंट के बाद क्या लिखा है 9.20 9.2 पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे तो आंसर क्या आ रहा होगा 9.2 समझे। अब इसको चेक करें ये खत्म हुआ x में क्या गया ये भी खत्म हुआ x में क्या गया और ये तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 9.20 आगे चलिए ये भी खत्म हुआ x में 3 और इसमें भी क्या गया 3 + 3 और प्लस 3.4 तो ये आ जाएगा 9.40 यहाँ पे आएगा 9.60 तो ये आंसर जो होगा वो क्या होगा आपके पास D। In C program the input width W and L values of rectangle देखें एक C का प्रोग्राम है उसमें क्या हो रहा है उसमें मैं इनपुट करवा रहा हूँ किन चीज़ों को वी आर टेकिंग इनपुट एक W इनपुट करा रहा हूँ जो कि विड्थ है किस चीज़ की एक ट्राइंगल की और नहीं रेक्टेंगल की विड्थ और रेक्टेंगल की लेंथ L वेरिएबल तो बताओ ये इनपुट कराने के लिए C प्रोग्राम में स्कैनफ लूंगा कि नहीं W और L के साथ % लगेगा और W और L जो है वो अगर इंटीजर है तो %D और अगर फ्लोट है तो % है। कैलकुलेट द आउटपुट एरिया यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा फिर डिस्प्ले करा देंगे इसने दे भी दिया एरिया। अब बताइए भाई ये प्रोग्राम आ गया बताइए भाई स्कैनफ ये 1 एरर आ गया ना ये .1 तो डिस्प्ले करने में इस्तेमाल होता है स्कैनफ में तो .1 नहीं आता तो ये गलत हो गई स्टेट है हाँ और ये W और L क्या है इंटीजर है या वो है इन्होंने W और L को हाँ W L को और ले किस में रहे फ्लोट में तो ये गलत हो जाए। आगे चलिए द कोड शुड बी रिप्लेस शेडेड रीजन। अब बताइए इसका अंदर क्या इसमें एरर है। अब बताइए अगर स्कैनफ के अंदर जहाँ एरर आ रहा था उसमें अगर मैं यहाँ पे W और L लिख के % लिख दूँ तो ठीक हो जाएगा लेकिन मैंने यहाँ पे M% नहीं डाला समझ रहे हैं। तो अब बताइए ये स्कैनफ दोबारा से गलत कर दिया इसने यहाँ पे देखिए % ये चीज़ सही लग रही है उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहा है और रिजल्ट को A को आंसर जो है उसको वो D के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि A वेरिएबल भी इसने कौन सा लिया हुआ है वेरिएबल A भी क्या है इंटीजर है तो ठीक है तो इसका मतलब क्या है आंसर क्या होगा C। तुम लोग के समझ में आ रहा है हाँ भाई समझ में आया। स्कैनफ में आप देखिए %D दिया हुआ दो ठीक है वेरिएबल्स जो दिए गए उनके साथ M% भी लिखा है तो स्कैनफ की स्टेटमेंट सही ये भी स्टेटमेंट सही मल्टीप्लाई करके सेमीकोलन डाल दिया और उसके बाद प्रिंटफ कर रहा है रिजल्ट इज इक्वल्स टू %D और A ये भी ठीक है क्योंकि A इंटीजर तो इसमें कोई एरर नहीं ये कह रहा है इस स्टेटमेंट में ये जो शेडेड रीजन है इनमें एरर्स मौजूद हैं तो वो एरर सही करो तो एक तो पहली वाली स्टेटमेंट में एरर है एक दूसरी वाली तीसरी वाली स्टेटमेंट में एरर मिडल वाली सही है यानी कि A जो है वो एक इंटीजर डिफाइन हुआ है वैल्यू मुझे नहीं पता क्या है W भी डिफाइन हुआ है वैल्यू मुझे नहीं पता और L जो है उसको किससे इक्वेट करा दिया 0 से। अब मुझे एक बात बताओ इंटीजर जब भी वेरिएबल डिफाइन होता है इसकी प्री डिफाइंड वैल्यू 0 होती है अगर मैं L को 0 नहीं भी रखता तब भी L की वैल्यू क्या आती 0 यहाँ पे W L और A सबकी वैल्यूज क्या होंगी इनिशियली 0। देखो भाई प्रिंटफ पहले हेलो लिखा है /n का मतलब क्या है नीचे वाली लाइन और वर्ल्ड का मतलब तो हेलो ऊपर आएगा और वर्ल्ड नीचे आएगा प्रिंटफ ऐसा ही होगा बताइए भाई आउटपुट दे रहा है तो पहला वाला गलत ये भी गलत ये ठीक है समझे /n हाँ बेटे अगर ये होता ऐसे हेलो
लिखा हुआ होता है। ऐसे डबल स्लैश होता है ऐसे, और फिर ऐसे होता, नहीं 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 गलत बता दिया। पहले क्या होता, आपको याद है, पहले बैक स्लैश आता है, पहले बैक स्लैश आए, यार क्या कर रहा है ये, बैक स्लैश पहले आए और फिर यहाँ पे क्या हो, बैक स्लैश और फिर लिखा हो एन। ये बैक स्लैश जो है ना, ये वाला बैक स्लैश, ये एज अ स्विच ट्रीट होगा। और वो होगा इसका मतलब क्या, ये चीज़ फिर क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। फिर स्लैश एन नहीं एग्जीक्यूट करेगा, स्लैश एन प्रिंट कर देगा इसके लिए। तो फिर ये लिखा हुआ आएगा हेलो। अगर यहाँ पे एक स्लैश और होता तो फिर आंसर, हाँ डबल स्लैश होता तो फिर आंसर ये वाला होता। लेकिन अभी आंसर जो है वो ये है, क्यों, क्योंकि स्लैश जो है नहीं एग्जीक्यूट होगा, एक होगा, एक स्लैश वैसा का वैसा, ये वैसे का वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। एक एज अ स्विच आएगा और दूसरा ऐसे का ऐसे। स्लैश एन भी हो और बैक स्लैश में भी हो। तो फिर स्लैश एन लिखेंगे, आपने लिखा स्लैश स्लैश एन, स्लैश एन आ गया। अब नेक्स्ट लाइन पे जाना है, फिर लिखो स्लैश एन। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला स्लैश इसको प्रिंट करा देगा। जब इसको प्रिंट करा दिया तो इसका मतलब क्या है, एन ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। फिर अगला जो स्लैश आएगा वो एन के साथ ऑपरेट होगा, तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। समझ गए? अच्छा अब इधर देखें, कंसीडर गिवन स्टेटमेंट, इंटीजर दे रहा है 9/2। भाई सुन रहे हैं, 9/2 का आंसर 4.5, 4 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, आंसर क्या आएगा 4। एग्जीक्यूशन ऑफ इसे विच वैल्यू विल बी स्टोर्ड, तो वैल्यू कौन सी होगी, अगर फ्लोट होता तो 4.5 तो 4.5, समझे? हाँ फ्लोट 4.5, 4.5 हमारे पास आ गई ना, डिवाइड करके 9.0 होता है अगर 9 डिवाइडेड बाई 2 होता, 2 डिवाइड बाई 9, नहीं वो है 9.0 अगर आंसर 9 आ रहा होता फ्लोट में तो फिर 9.0। अगर हमें इंटीजर में 9 या इसमें नहीं लाइक अगर ये बाय 3 होता, सर इंटीजर का आंसर ये आता है ना, ये पूरा 9.0 का बोल रहा है। 9.0 तक होगा जब मैं इंटीजर में 9 जबरदस्त यार, चीते आदमी। क्या बोलते हैं? समय आपने चीतापना देखा है इनका? नहीं देखा चीतापना? है ही नहीं ना, आप लोगों ने जानवरों की सलाहियत नहीं है। ये होता है क्लास का क्रीम जहन। क्रीम जहन समझते हैं? कुल जहन नहीं, जो बिल्कुल टॉप पे होते हैं ना, बिल्कुल अपर लेवल के ऊपर चल रहे होते हैं भाई, जबरदस्त। ऐसे नहीं कर रहे वो जब आप करेंगे ना, वैसे मुमकिन ही नहीं है आप कोई अच्छी बात कर सकें, लेकिन जब आप करेंगे ना तो फिर मैं आपसे ही आपके लिए करवाऊंगा। फिर दूसरे लेके बहुत कुछ, मैं तारीफ कर रहा हूँ उनकी, आप उसको मजाक में समझ रहे हैं। भाई मैं कोई बेइज्जती तो नहीं कर रहा था ना। अच्छा सुनिए, यहाँ पर ये कह रहे थे, ये हमारे भाई जो हैं ये कह रहे थे कि 9/2 है ना, ये ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, तो 4.5 आंसर कहाँ से आया? इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, तो इंटीजर आंसर आएगा ही 4। अब जब ये 4 यहाँ से यहाँ मूव होगा तो इसका मतलब क्या है, x में क्या वैल्यू आनी चाहिए 4। अच्छा अगर ये होता 9/2.0 तो आंसर आता 4.5, लेकिन मूव फिर भी क्या करता, खाली 4, क्योंकि ये इंटीजर। समझ गए? आगे चलो, अगर ये फ्लोट होता यहाँ पर, अगर यहाँ पर इंटीजर के बजाय क्या लिखा होता, फ्लोट, तो बताइए जब 9/2 करते तब भी इंटीजर ही आता 4 जब फ्लोट में मूव होता तो फिर लिखा होता 4.0। अगर इंटीजर लिखा हुआ है 9.0 डिवाइड बाय 2.0 तो फिर इंटीजर भी आता है। क्यों? 9.0 क्या चीज़ है, 2.0 भी क्या है, तो इनका आंसर फ्लोट में आएगा, लेकिन जब मूव होगा तो उधर इंटीजर है तो इसका सिर्फ इंटीग्रल पार्ट उधर जाएगा। तो इंटीजर है 4 है। अब देखिए भाई, पुट 4 ये एक ऐसा फंक्शन होता है, ये हमने पुट और गेट नहीं पढ़े। गेट यूजर से ले और पुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दें। गेट जो होता है ना, गेट वो स्कैनफ की तरह क्या है, और जो पुट होता है
वो है प्रिंट एफ की तरह। अब अगर आप लिख रहे हैं पुट 4, तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको स्क्रीन के ऊपर क्या कराना चाहते हैं? अगर Z स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, यार ये देखना पड़ेगा मेरा बच्चा, ये करके मैं आपको बताऊंगा ये, क्योंकि पुट 4 और गेट 4 जो है ना वो मुझे भी सही नहीं आते। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो फिर मैं आप लोगों से डिस्कस कर पाऊंगा। चलिए ये देखिए भाई, फ्लोट A है, इतनी बड़ी वैल्यू, तो ये मूव करेगा तो सिर्फ 4 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4। अब बताओ 3 जो है वो 8 को जब तुम खत्म करोगे तो 3 की जगह क्या आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब क्या है? 1244.6714। सही सही। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। अब जरा ये देखिए बेटा, देखिए बेटा, इंक्लूड stdio void main। A में क्या डाला इन्होंने और B में 10। अब ये चेक कर रहा है A और B को, क्या A की वैल्यू 5 से कम है, बराबर है, तो ये फॉल्स हो गया। ये बताइए B क्या 10 से बड़ा है? फॉल्स। दोनों फॉल्स हुए तो और फॉल्स पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? एल्स पे जाओगे, क्या प्रिंट कराओगे? B अपॉन A, यानी कि 10 अपॉन, आंसर क्या आएगा? 2 क्या चीज हो रहा होगा? प्रिंट। नहीं समझे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर? इस कंट्रोल स्ट्रक्चर इसमें से कौन सा है? लूप तो नहीं होता, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी नहीं होते, तो क्या होगा? इफ एल्स। ग्रेट भाई, ग्रेट। इफ एल्स कर लें या स्विच स्टेटमेंट भी कंट्रोल स्टेटमेंट में आता है। अगर स्विच होता तो वो भी एक्सेप्टेबल था। फिर उसमें ये होता कि 3 ऑप्शन दे देते, उसमें इफ एल्स भी होता और स्विच भी होता, और फिर नीचे देते 1 1 2 1 3 ऐसे करके होता। चलो समझ में आ गई बात है? नहीं, दोनों है। कंट्रोल स्टेटमेंट की बात की जाएगी तो इफ एल्स भी कंट्रोल स्टेटमेंट में आता है और स्विच भी आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ एल्स और स्विच दोनों दे दें, क्योंकि इसका मतलब क्या है? ये दोनों ही ठीक है, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि दोनों एक साथ दे दिए। पढ़ो बेटा और आंसर करो इसका। पढ़िए। हाँ हाँ, अच्छा, if switch variable does not match any of the case constant in switch statement, then control goes to default keyword. ब्रेक कब आता है? एग्जीक्यूट होने के बाद वहां से आपने उस ब्लॉक से बाहर आना है। If you want to exit from the block तभी तो default। if कीवर्ड का जब आपने कोई डिसीजन लेना होता है तो अब आप if कंडीशन की बेस पे, और else अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर else पे मूव करते हैं। आखिरी देखो भाई, देखिए भाई, अब यहाँ पे फॉर दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? बेहतर क्या है कि आप इसको ड्रॉ कर लें। देखिए भाई, पहला क्या होगा? x, फिर y और फिर z। देखो भाई, अब फॉर y इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे लिख रहे हैं y की वैल्यू 1 आई, y इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? y इज लेस देन 4, यही लिखते हैं। यहाँ से लिखने के बाद जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो नीचे उतरते हैं तो स्कैन एफ, रीड करेंगे आप क्या चीज? x, और जब x की वैल्यू रीड हो जाएगी तो आप क्या चेक करेंगे? x प्लस 3 का रेशो लेंगे किसके साथ? 5 के साथ, और चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल टू 0 है, यानी कि रिमाइंडर आ रहा है या नहीं। अगर ये इक्वल 0 आ जाता है, अगर ये चीज ट्रू होती है, सुन रहे हो? yes, sir. तो अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे, और अगली स्टेटमेंट क्या है? z इज इक्वल टू z प्लस x, ये अगली स्टेटमेंट आ गई। वरना वापस चले जाएंगे, वरना ये वापस लौट जाएगा, और आखिर में z को प्रिंट करना है लास्ट वैल्यू।
अब स्टार्ट कैसे, सबर कर लो, मुझे जरा थोड़ा सा बता देना। एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यूज क्या होंगी, मैंने अभी बताया था 0 स्टार्टिंग। लेकिन नीचे उधर के y की वैल्यू इसने क्या कर दी है 1, तो यहाँ पे मैं y क्या लिखूंगा 1, स्टार्ट होते हुए y की वैल्यू क्या आई 1। अब 1 इज लेस देन इक्वल टू ट्रू हो गया ये। अच्छा ये इनपुट ले रहा है, तो इनपुट कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए ना। देखो भाई ये नीचे इनपुट मेंशन है 4 5 6 7, तो पहला इनपुट क्या आया, पहला इनपुट क्या आया बेटे 4। अब 4 + 3 कितना हुआ 7, डिवाइडेड बाय 5 क्या 0 आया, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो। वापस लौटेंगे, अच्छा वापस लौटते हुए y ++ होगा पहले, तो y की प्रीवियस वैल्यू क्या है, तो अब क्या हो जाएगी 2, वापस लौट गए भाई। x जो है वो 0 ही है, ऐसे नहीं, x क्या हो चुका है 4, तो x की जगह क्या लिखूंगा मैं 4। y किसके बराबर है, ग्रेट, जबरदस्त भाई। z जो है वो किसके बराबर है, अभी नहीं, यहाँ पे ये तो सर x दिया हुआ ही नहीं है, तो z अभी क्या है 0। अच्छा अब ये बताइए y लेस देन ट्रू, नेक्स्ट क्या लिया इनपुट 5, 5 + 3 8, 8 डिवाइडेड बाय 5 अभी भी फॉल्स, अभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और ये क्या हो जाएगा 3। अच्छा x जो है वो किसके बराबर है 5, y किसके बराबर है 3, 0, अभी भी ट्रू, ये 6, ये फॉल्स, ये क्रॉस। अच्छा बताइए x + 3 9 होगा ना, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, फिर ये क्या हो जाएगा 4। वापस आइए x क्या है, सर वहाँ तो मैं 4 तक दिया हुआ है। नहीं, x जो रीड कर रहा है वो 4 5 6 7 तक है x, समझ रहे हैं। अब हम अगली दफा आएंगे तो y की वैल्यू क्या हुई 4, z 0, ये अभी भी ट्रू, ये 7 + 3 10 = 0, ट्रू हो गया ये। तो x किसके बराबर आएगा z + x, z जो है वो किसके बराबर आ रहा है z + x, z की वैल्यू क्या है 0 और x की लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या है 7, तो 0 + 7 क्या होगा सर ये 7 कैसे आ रहा है सर, ये 10 कैसे x की वैल्यू क्या आ रही है 7, तो x 7 है और z किसके बराबर है 0 के, तो 7 और 0 को ऐड किया तो आंसर क्या आया 7, तो z में क्या चला गया 7। अब ये क्या हो गया 5, वापस लौटिए, x जो है वो किसके बराबर है 7, y जो है वो किसके बराबर है 5, z जो है वो किसके बराबर है 7, ये फॉल्स हो गया। इस y की वजह से ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो अब आपसे क्या कह रहे थे कि आपको बताना ये था कि रिजल्ट z किसके बराबर, बताओ z की लास्ट वैल्यू क्या आ रही है 7 आ रही है, यहाँ पर भी क्या आ रही है 7, तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट क्या आएगा 7। लेकिन सर आपने 7 बस यहीं तक। किया सर, 2 किया, ये समझा